नमस्कार। कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग साक्षी बने थे एक यूरोपियन देश की आज़ादी के। 17 फरवरी 2008 को कोसोवो आज़ाद हुआ था। आज़ादी के जश्न का जो तरीक़ा था वो ज़रूर हम लोगों को आश्चर्यचकित करने वाला था, लेकिन ये तरीक़ा है और उनका तरीक़ा है। और जो बाल्कन्स की का इतिहास रहा है, बाल्कन की जो हिस्ट्री रही है, वहाँ पर आर्म्ड रिबेलियन इतिहास में बहुत पहले से चले आ रहे हैं। वहीं से सिकंदर महान भी निकले और वहीं से तमाम और वॉरियर्स जो इतिहास के पन्नों में हैं वहीं से निकले और जाने कहाँ कहाँ तक होते हुए वापस वो लौटे। कोसोवो में भी जो प्रिस्टीना के पास अलेक्जेंडर द ग्रेट की एक प्रतिमा लगी है घोड़े पे सवार, और बाल्कन्स में तमाम और जगहों पर ये प्रतिमाएं सिकंदर महान की लगी हुई हैं। ये गौरव गाथा है उस क्षेत्र की, और भारतीय उपमहाद्वीप या भारतीय उसके उससे उसके आक्रमण के पीड़ित हैं, उसके आक्रमण से जो तबाही हुई थी उसके गवाह भी हैं। भारतीय इतिहास उसका गवाह भी है। तो हम लोग उनकी आज़ादी के बाद धीरे धीरे जो सड़कों पे जो कुछ हो रहा था उस चेंज को देख रहे थे। नौजवान लड़के लड़कियां रोज़ किसी न किसी स्ट्रीट शो में, दिन में भी शाम में, झूमते गाते शराब के नशे में चूर और घूमते हुए, ज़्यादा भीड़ कॉफ़ी हाउसेस में वहाँ दिखाई दे रही थी। इसका एक हिस्टोरिकल पहलू ये भी है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि K4 अमेरिकन आर्मी के लोग सभी सर्बियन इलाकों को घेरे हुए थे कि कहीं अल्बेनियंस उनके ऊपर इस अपने जोशो खरोश में जो उनको आज़ादी मिली है उनके ऊपर कोई आक्रमण न कर दें, उनके घरों को कोई नुकसान न पहुंचाएं, कोई जान माल की क्षति न हो। क्योंकि यूएन की प्रेजेंस में अगर मानवाधिकारों का हनन होगा तो यूएन की जो संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी जो प्रतिष्ठा है उस पर धब्बा लगता है। दरअसल जब 1999 में ये एग्रीमेंट हुआ था, सिक्योरिटी काउंसिल ने जब पास किया था कि अमेरिका कोसोवो की यूएन कोसोवो के का एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर करेगा और वहाँ धीरे धीरे शांति स्थापित करके फिर कोसोवो के लोगों को उनके अधिकार दिलाते हुए, उनकी प्रशासनिक क्षमताओं का विकास करते हुए उनके हाथ में शासन की बागडोर सौंप देगा। इस ऐतिहासिक समझौते में जिन लोगों के दस्तखत हुए थे उसमें रशियन प्रेसिडेंट विक्टर चेरोनी मिरडिन और यूगोस्लाविया प्रेसिडेंट मिलोसेविक यूगोस्टेनिस, ये उस समय जो यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे, उनके सिग्नेचर थे। और फिनलैंड के राष्ट्रपति मैत्री अतिसारी के भी उसमें सिग्नेचर हुए थे। तो अपने इस अनुबंध, अपने इस एग्रीमेंट की मजबूरी के तहत सर्बियन आर्मी ने ऑफिशियली या सर्बियंस ने ऑफिशियली इस आज़ादी का कोई विरोध नहीं किया। लेकिन सर्बियंस के दिमाग में जो रह गए थे, सर्बिया जाने से जो रह गए थे, यूगोस्लाविया के सर्बियन पार्ट में जाने से जो रह गए थे कोसोवो के लोग, वो अपनी प्रॉपर्टी और अपने परिवार, उसकी सुरक्षा को लेके हमेशा चिंतित रहा करते थे। फरवरी का महीना इसी तरह धीरे धीरे निकलने लगा और बर्फ़ भी अब थोड़ी थोड़ी पिघल रही थी। हम लोग भी 2 महीने हो गए थे ये जो गश्त वाली ड्यूटी जिसको हम लोग कहते हैं, जो ये चारों तरफ जो हमारी टीमें सुबह और शाम, जो लोग शुरू में आते हैं उनको फैमिलियराइजेशन के लिए उस पे लगाया जाता है, गश्त की टीमों में लगाया जाता है जो राउंड करती रहती है। तो उससे हम लोग ऊब गए थे। सुबह शाम अपने पॉइंट्स पर जाना, स्थानीय लोगों से बहुत ज़्यादा मेल जोल न किए जाने की हिदायत थी, इसलिए उन लोगों से बहुत बात नहीं होती थी।
खाली समय में गाड़ियाँ जिस पॉइंट पर आपकी ड्यूटी है रोक के वहाँ पर कॉफ़ी पीना, वहाँ पर बैठ के गप करना, एक दूसरे के देश के बारे में जानना, ये लगभग रूटीन हो गया था, ये दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। मैं ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास था। मैंने भी यूएन की उन बड़ी अच्छी महंगी गाड़ियों पर हाथ साफ़ करना शुरू किया। ज़्यादातर समय जब गाड़ी हमारी टीम को अलॉट होती थी तो मैं गाड़ी ड्राइव करता था। जिम्मेदारी भी हमारी होती थी कि उसको समय पर सर्विस स्टेशन पहुंचाना, उसकी सर्विसिंग कराना, उसमें तेल भराना, दुनिया भर की चीज़ें जो एसओपी में थी वो हमें करनी पड़ती थी। अब धीरे धीरे लोगों ने, जो सीनियर्स थे वहाँ इंडियन कंटिजेंट के, उन्होंने कहा भाई अब काफ़ी टाइम हो गया, 2 महीने बीत गए हैं, अब आप और पोजीशंस के लिए अप्लाई करिए, आप सीनियर ऑफिसर हैं इंडिया की पुलिस में, आप पोजीशंस खाली होती रहती हैं, जिनके जिनके साल भर ख़त्म होते रहते हैं जिन देशों के, वो अगर सीनियर पोजीशन पे कहीं हैं तो वो खाली करते हैं, तो वो उस पोजीशन पे लोग अप्लाई करते हैं। अप्लाई क्या करते हैं, वो पता होता है कि साहब अगले महीने इनका टाइम ख़त्म हो रहा है, ये वापस अपने मुल्क जा रहे हैं, तो इनकी जगह पे किसी का अपॉइंटमेंट होना है। तो इस हम सभी लोग अपने अपने तरह से अप्लाई करने लगे। समय जो दिया जाता था उस समय में पहुंच के इंटरव्यू देना। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सारे इम्पॉर्टेंट जो अंग थे यूएन पीस कीपिंग के, इंटेलिजेंस का, काउंटर टेररिज्म का, और भी तमाम जो इसके कोसोवो पुलिस के पुनर्गठन का, पुनर्जीवन का, उनका ये सब अमेरिकन्स के हाथ में थे। उसमें अगर अमेरिकन का टर्म ख़त्म हो रहा है तो और जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, मतलब सफ़ेद चमड़ी वालों के हाथ में थे, वो हम लोगों के हाथ में, एशियंस के हाथ में नहीं थे कोई पोजीशन, इसलिए हम लोगों ने वहाँ ट्राई भी नहीं किया। इसी बीच में जगह जगह ट्राई करते हुए मुझे पता लगा कि मध्य प्रदेश के हमारे सीनियर अंशुमान सिंह साहब, उनका भी ख़त्म हो रहा है, वो जा रहे हैं, वो बॉर्डर एंड बाउंड्री पुलिस में थे। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा आप हमारे जो हेड हैं उनसे समय लेके और अपना इंटरव्यू दीजिए, और इनको लेना ही है। 4-5 लोग थे जो एक साथ जा रहे थे, वो अलग अलग जगह पे थे। मैंने भी समय लेके उनसे, जिस दिन हमारा सेकंड शिफ्ट में हमारी ड्यूटी थी, हमारी शिफ्ट थी, उससे पहले ही वहाँ जाके इंटरव्यू दिया, बात किया। तो उनकी बातचीत से लगा कि नहीं, वो अंशुमान सिंह साहब के काम से बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि इंडियंस, पहली बात तो हमें हर छोटी छोटी बात के लिए कंप्यूटर, जो लैपटॉप या जो डेस्कटॉप मिलता है वहाँ पर काम करने के लिए, छोटी छोटी बात के लिए इंडियंस परेशान नहीं करते हैं। उनकी जो नॉलेज कंप्यूटर की है वो बहुत अच्छी होती है, वो अपने आप ही उसको ठीक कर लेते हैं। वो इस बात से बहुत खुश था कि बहुत जो इंडियंस की कॉमन नॉलेज है कंप्यूटर्स के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, वो बहुत अच्छी है। इसके पहले भी शायद जो हमारे भारतीय गए थे यहाँ से, इनमें से एक बहुत सीनियर आईपीएस अफसर हैं, उन्होंने असेसमेंट का एक प्रोग्रामिंग की थी, और वो आज तक कोसोवो जब इसका टर्म वहाँ से ख़त्म हो गया यूएन का, तब तक वो प्रोग्रामिंग, वही असेसमेंट की प्रोग्रामिंग काम में आती रही। आजकल वो दिल्ली पुलिस में है। तो इस इंटरव्यू के दरम्यान कई जगह जाना हुआ, तमाम बहुत 20 सेक्शंस थे। आप इंटरव्यू के लिए जाइए, जो उन्होंने टाइम दिया है उस टाइम पर एग्जैक्ट पहुंचिए। अगर आप 5 मिनट विलम्ब से पहुंचते हैं तो वो सॉरी कह देंगे, बाहर से वापस कर देंगे। जैसे आज की तारीख में, आज के परिप्रेक्ष्य में जो शब्द एटीट्यूड इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत ज़्यादा दिखा उस समय। फिर उनमें से ज़्यादातर 90% उनमें से स्मोकर्स थे जो सिगरेट पीते थे, चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हों। अब आप जिस इंटरव्यू के लिए गए, जिस पोजीशन के लिए, वहाँ पर वो जो उनके चीफ हैं, अगर वो फीमेल हैं तो 2 और मेल होंगे, या मेल हैं तो 1 आध फीमेल वहाँ पर ज़रूर होंगी। अचानक उठे वो लोग। अच्छा, वहाँ पे जो स्मोकिंग के लिए अलग से एरिया है, स्मोकिंग एरिया हर ऑफिस में, हर कैंपस में अलग बना हुआ था। यानी आप अपने रूम के भीतर, अपने कमरे के भीतर स्मोकिंग नहीं कर सकते। उसका कारण भी बिल्कुल ठीक था, क्यों नहीं करना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि बर्फीला देश था,
कहीं बर्फ़ीले देश में जो रहने के मकान, रहने की जगह होती है, वो हर तरफ से ब्लॉक की जाती है। उसमें अगर ज़रा सी भी हवा कहीं से आएगी, जैसे बहुत ठंडी के दिनों में खिड़कियों से जो हवा आती है भीतर, सुरसुरी कहते हैं हम लोगों की तरफ, अगर वो आती है तो वो काफ़ी ठंडक पैदा कर देती है। तो उसको पूरी तरह से सील रखते हैं ये। और यूएन के ज़्यादातर ऑफिसेस वो मेक शिफ्ट हटमेंट्स में थे, जो बनाया जाता है टीन शेड में, बड़े खूबसूरत बनाते हैं वो, लेकिन वो मेक शिफ्ट थे, टेम्परेरी हटमेंट्स में थे और प्रॉपरली सील्ड थे। उसमें किसी भी तरह से हीटर भीतर चला करते थे तो भीतर ठंडक आने की या बर्फ़ आने की कतई संभावना नहीं होती। अगर आप भीतर स्मोकिंग करेंगे तो घंटों घंटों तक वो स्मोक भीतर रुका रहेगा, जो दूसरों के लिए इनकन्वीनियंस पैदा कर सकता है। तो सारे ऑफिसेज़ में, इवन आप रेस्टोरेंट में भी अगर हैं तो रेस्टोरेंट में भी बाहर जो आप स्ट्रीट पर, रोड साइड पर यानी फुटपाथ पे जो वो अम्ब्रेला लगा के कुर्सी मेज़ लगा देते हैं, आप वहीं पर स्मोक कर सकते हैं। जो बंद केबिन्स हैं आप वहाँ स्मोक नहीं करते हैं। खैर वहाँ के लोगों के आदत में ये शुमार है, वो कभी खुद भी ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान की तरह कि आप किसी को चोरी से स्मोक करते हुए पकड़ लीजिए, उसे बाहर करिए। वहाँ स्वयं ऐसा करते हैं, वो जानते हैं कि क्लोज्ड एरिया के भीतर वो करेंगे तो फिर इसमें एग्जॉस्ट का कोई प्रोविज़न नहीं था वहाँ जहाँ जहाँ हम लोग रहे हैं। कहीं एग्जॉस्ट का प्रोविज़न नहीं था कि भीतर की कोई इस तरह की स्मोक या कोई चीज़ अगर हो तो उसको बाहर किया जा सके। तो बड़ी असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती थी जब वो महिलाएं उठी अचानक, सिगरेट की डिब्बी हाथ में लिए हुए, लाइटर लिए हुए, और उन्होंने कहा लेट अस स्मोक, वुड यू लाइक टू स्मोक विद अस। इस तरह की बातें जब करती थी, अब हम लोगों के दिमाग में तो ये मतलब ये देखना भी बड़ा रेयर था उस ज़माने में। मैं 2005, 6, 7, 8 की बात कर रहा हूँ कि कोई सड़क पर चलती हुई महिला सिगरेट पी रही हो। अगर ऐसा उसने किया है, दिल्ली में बहुत थोड़े समय अपने छात्र जीवन में रहा था, IARI में जब मैं वहाँ रिसर्च के सिलसिले में गया था पूसा इंस्टीट्यूट में, तो उसके अलावा दिल्ली से बहुत मेरा साबता नहीं रहा। लेकिन लखनऊ और इलाहाबाद में ये हमने अपनी पढ़ाई के दरमियान या लखनऊ में तैनाती के दरमियान किसी भी लड़की को सड़क पर खुलेआम सिगरेट पीते हुए नहीं देखा था। और अगर मान लिया ऐसा कभी हुआ होगा, जैसा किस्सा कहानी में बताया जाता है कि आर्मी, जो इलाहाबाद के आर्मी का कैंटोनमेंट है, कभी कभी वहाँ जो बहुत सीनियर आर्मी ऑफिसर्स की पत्नियाँ या बेटियाँ सिविल लाइंस घूमने आती थीं, तो अपनी गाड़ी से उतरने के बाद स्मोक करती थीं। और ये भी बताया जाता था कि जब वो सिगरेट पी रही होती थीं तो उस समय सिविल लाइंस में कम से कम 500 लोग देख रहे होते थे कि ये महिला सिगरेट पी रही है। तो कुछ इस तरह की बात थी। तो उसको वो कहते हैं ना, जहन में एकदम दिल में, दिमाग में घुस गया था। तो अब वो उनको मना करना पहला, दूसरे वो सब बाहर चले जाएं उनके एब्सेंस में, उनके ऑफिस में बैठे रहना, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं थी। तो उठ के उनके साथ जाना होता था, वो वहाँ सिगरेट पीते थे। और जब आप मना करें कि नहीं आई एम नॉट ए स्मोकर, तो उसमें 10 सवाल वो ज़रूर पूछते थे कि कैसे होता है, क्या होता है, कैसे सर्वाइव करेंगे। फिर वो अल्कोहल के लिए पूछते थे, फिर बताने पर कि नहीं हम लोग नहीं पीते हैं। तो फिर उनको लगता है कि ये प्राणी जीवित कैसे है अगर ये शराब भी नहीं पीता, सिगरेट भी नहीं पीता और मांस भी नहीं खाता। तो वो उनका ये मानना है कि अगर आप मांस नहीं खाते हैं, अगर आप मीट नहीं खाते हैं, तो आप शारीरिक रूप से कभी हृष्ट-पुष्ट हो ही नहीं सकते हैं। आप कैसे सर्वाइव करें हैं, कैसे आप स्वस्थ हैं। हम मान नहीं सकते कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं अगर आप मीट नहीं खाते हैं, क्योंकि वो उनके लिए अजूबा था। हमारे लिए ये अजूबा था कि वो मीट के सिवा कुछ नहीं खाते थे। मिल्क प्रोडक्ट्स इतना बनते थे, लेकिन चॉकलेट के सिवा उसका कोई मिल्क प्रोडक्ट वो प्रयोग नहीं करते थे। चीज़ कभी कभी, और कभी कभी बटर के बारे में सुना मैंने कि ब्रेड में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हों, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। तो ये 2 तरह की संस्कृतियों की बात थी कि वहाँ जब हम इस इंटरव्यू के दरमियान वहाँ गए तो जो वरिष्ठ लोग थे यूएन मिशन में, जो सीनियर थे अलग अलग देशों के, उनके उन सवालों से मैं जहाँ जाइए वहाँ यही सवाल पीछा करता था
खैर मैंने भी अलग अलग जगह पे अपने इंटरव्यू दिए और फाइनली मुझे बहुत सीनियर पोजीशन पर काम मिला। मेरी पोजीशन हुई एडवाइज़र टू बॉर्डर एंड बाउंड्री पुलिस ऑफ कोसोवो। वो एडवाइज़र का जो पद है वो सम्मानित पद है वहाँ पर, और वहाँ ये माना जाता है कि जो एडवाइज़र रखे गए हैं यूएन पीस कीपिंग में से, वो आपको आपके जो देश को पुनर्जीवित करने का, या देश में नई सरकार बनाने का, या देश के प्रशासनिक ढांचे को खड़ा करने में इन एडवाइज़र्स की बड़ी अहम भूमिका है। अलग अलग देशों के अधिकारी उनकी क्षमता के अनुसार अलग अलग, जैसे यूरोपियंस ज़्यादातर और ख़ासकर अमेरिकन्स, वो इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म जैसे डिपार्टमेंट्स में एडवाइज़र के पद पे थे। तो बॉर्डर एंड बाउंड्री पुलिस के पद पे मुझे ये काम दिया गया। वो जो पुलिस हेडक्वार्टर के भीतर ही इसका ऑफिस था, पीछे की तरफ टेम्परेरी हटमेट्स में ये ऑफिस बना हुआ था। अब अच्छा ये हो गया कि हमें 10 से और 5 के बीच में ही ऑफिस अपना 10 से 4 के बीच में बल्कि हमें अपना ऑफिस करना होता था। हम 10 बजे से पहले आप पहुंच जाइए और पहुंच के फिर अपना सबसे पहले चाय बनाइए। भीतर आपकी केटल थी, आप उसमें हर तरह के लोग जो चाय पीते थे वो अपना पैसा पूल करके, किसी को कॉफ़ी पीना था, किसी को चाय पीनी थी, इस तरह का। और जो शुगर क्यूब्स जो मिलते थे बाज़ार से, वही हम लोग ख़रीद के लाते थे और वहाँ रख देते थे। जब कोई एक आदमी चाय बनाता था वो दूसरे के लिए पूछ लेता था कि आप वुड यू लाइक टू हैव ए कॉफ़ी और टी, और फिर वो उसको बना के दे दिया जाता था। फिर वहाँ उसका वहाँ एक चीज़ और कि आप बाहर जब रहेंगे और टेम्परेचर बहुत कम है वहाँ पर, तो आप मफलर, कैप, ओवरकोट और तमाम तरह के जाड़े से बचने के लिए, बर्फ़ से बचने के लिए उपाय आप करके आते हैं। लेकिन भीतर जाते ही, भीतर पहुँचते ही आपका रूम टेम्परेचर सामान्य हो जाता है। तो प्रत्येक ऑफिस में बाहर एक स्टैंड में हैंगर नुमा जगह बनी होती है, जहाँ पर आप अपने जैकेट्स, अपने मफलर, अपने कैप, ये सब उतार दीजिए और सिंपल शर्ट में और सिंपल पैंट में आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन बाहर जाते समय आपको ज़रूर ये सब कपड़े फिर से पहनने होंगे। एक तो ये था कि आप जब भीतर आप आए तो आप बिल्कुल फिर शर्ट में आ जाएंगे, बाकी सारे जो आपने पहन रखे थे जाड़े से बचने के लिए सब स्टैंड पर हैंगर पे टंग जाएंगे। दूसरा, वहाँ पर कोई भी काम पेपर पर नहीं था। आपने जो विज़िट की है, आपको जो काम दिया गया है, आपको उसकी वीकली रिपोर्ट सबमिट करनी है। आप कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या पाया, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थी, और हर सोमवार को सुबह 11 बजे के आसपास आपको जो पुलिस हेडक्वार्टर की मीटिंग है उसमें शामिल होना है। आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके जो काम करने वाले हैं, बॉर्डर एंड बाउंड्री पुलिस के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, वो जाएंगे, वो अपनी बात वहाँ रखेंगे और आपने क्या एडवाइस दी है उनको, क्या आपसे एडवाइस ली गई है, वो आप वहाँ सबके सामने बताएंगे और उसकी क्या कमियां हैं, क्या उसमें फ़ायदे हैं, ये भी आप उनको गिनाएंगे। हम लोगों से खासकर जो इंडियंस थे, उसमें 2-3 पोजीशन में इंडियंस और पाकिस्तानी थे, उन लोगों से लॉजिस्टिक्स के बारे में ज़रूर पूछा जाता था कि जैसे जो यूनिफॉर्म है उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और एशियन कंट्रीज़ में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, कितना सामान यूनिफॉर्म के साथ आप टॉर्च भी रखें, राइफ़ल भी रखें, और कौन कौन सा सामान है, बेनेट यानी तलवार जो उसके ऊपर चाकू लगता है राइफ़ल के ऊपर, वो रखें, और कौन कौन से कंपास रखें। जैसे हम लोगों के यहाँ कंपास जो है वो वर्दी का पार्ट नहीं है, तो वो लेकिन उन्होंने अपने वर्दी का पार्ट उसे बना रखा है। तो खैर ये वहाँ हम लोगों ने अपना काम शुरू किया। हमारे साथ एक अमेरिकन थे, सैम रेनॉल्ड, बुज़ुर्ग आदमी थे, अमेरिकन पेंसिल्वेनिया पुलिस से रिटायर हो चुके थे, लेकिन उनके यहाँ रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए भी यूएन पीस कीपिंग मिशन में जाने का मौका होता है। बड़ा एनर्जेटिक आदमी था, फेसबुक में बहुत एक्टिव हैं, आप मेरी फेसबुक आईडी को देखेंगे
तो मेरे तमाम जो कुछ भी मैं उसमें डालता हूँ उसमें अपने कमेंट किया करते हैं। बहुत शरीफ आदमी है, जानकार आदमी है। और साथ ही साथ हमारे ऑफिस में हमको एक अल्बेनियन यानी अल्बेनियन क्या, कोसोवो का रहने वाला एक ट्रांसलेटर जिसको कहते हैं, बेसिकली वो लीगल एडवाइज़र हुआ करता था, जो स्थानीय समस्याओं को, जो स्थानीय समस्याएं आती थीं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके या इंग्लिश में बना के, या हमारे डॉक्यूमेंट्स में उसको किस तरह से इंग्लिश में हमारी रिपोर्ट्स में उसको भेजा जाना है, उसकी सहायता ली जाती थी। तो हमारे यहाँ अमेरिकन्स ये हमको बताया करते थे, वो बताया करते थे सैम, कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा, क्योंकि वो अपने ऑफिसर्स के टच में थे, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी होता था वो अमेरिका जो चाहेगा वही होगा, ऐसी वहाँ धारणा थी। और ऐसा ही हम लोगों को अपनी आँखों से दिखाई भी दे रहा था कि जिस तरह से वहाँ उन्होंने अपने आर्मी के बेस बना लिए, जिस तरह से उन्होंने सर्बियंस को बिल्कुल अलाउ नहीं किया, जिस तरह से उनके इंटेलिजेंस के लोग दिन भर इसी चक्कर में रहते थे कि रशियन फेडरेशन जो है, ये सर्बिया और बाकी तमाम देश जो रशा के एलाइज़ हैं उनमें क्या एक्टिविटी हो रही है, तो वो बताया करते थे। और दूसरा अल्बेनियन कि उनके यहाँ किस तरह की एक्टिविटी चल रही है, उन्होंने इस आज़ादी को किस तरह से लिया है, उनको कितना उनके यहाँ कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, लोग किस तरह से बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे देशों में भाग रहे हैं, और फिर पकड़े जाने पर उधर की पुलिस पकड़ ले रही है, तो उनके साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है। इस तरह की बातें वो लगभग रोज़ जब हम लोग कॉफ़ी पीते थे, थोड़ा काम से थोड़ा आराम करने के लिए भीतर, तो लंबे लंबे डिस्कशन वहाँ हुआ करते थे, जिससे हम पूरी सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह से अवगत होते थे। जैसे ही वहाँ हम मार्च अप्रैल में आ गए, और ये बात शुरू हो गई कि अब जब हम आज़ाद हो गए हैं और 99 के बाद से यहाँ पर यूएन की और अमेरिकन फोर्स की तैनाती है, तो अब यहाँ से यूएन को जाना चाहिए। वो जो टोनी फेस्टन फिजलू है, तो एक्चुअल हमारे यहाँ के जो फजलू होते हैं वो नाम तो हम तो फजलू ही कहते थे और वो समझ भी जाता था, लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग है। वो FAZILIU फिजलू लिखता था, पूरा नाम था उसका फेस्टन फिएस्टा फिजलू। वो भी आज भी हमारी फेसबुक में हमारा फ्रेंड है, वहाँ की स्थितियों पे बराबर टिप्पणी करता रहता है, और अब भी वो बताता है कि किस तरह से यूएन के जाने के बाद वहाँ स्थितियाँ ख़राब हो रही हैं। तो दरअसल यूएन के ने जो उनके थानों का संचालन, उनकी जुडिशरी का संचालन, वहाँ सब यूएन के ऑफिसर्स बैठे हुए थे। उनकी जो बिजली घर है उसका संचालन, बिजली की जो सप्लाई की कंपनी है उस पर ओवरऑल कंट्रोल, वो सब यूएन के पीस कीपर्स का था। इससे वो असहज होते थे, हर जगह असहज होते थे, और वो हर जगह विरोध करते थे यूएन का। उनको लगता था अब हम आज़ाद हो गए हैं, अब इन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं, इनको यहाँ से जाना चाहिए। तो ये बात मार्च अप्रैल से ये बात शुरू हो गई कि अब इनको जाना चाहिए। शायद अमेरिका भी इसी इंटरेस्ट में रहा होगा कि अब यूएन को यहाँ से ये चला जाए, यूएन चली जाए, पीस कीपिंग फोर्स, ताकि हम पूरा का पूरा इस पर अपना कंट्रोल रख सकें, और इस पर इंटरनेशनल जो फोकस बहुत ज़्यादा है वो थोड़ा सा इससे हट सके। शायद ऐसा सैम की बातों से लग रहा था कि अमेरिकन्स भी अब ये चाहते हैं कि यूएन की प्रेजेंस को यहाँ से ख़त्म किया जाए। लेकिन फिर ये बताया गया कि रिपोर्ट्स ये कहती थी कि अगर यूएन चला जाएगा तो एक बार फिर यहाँ एनार्की होगी, और बार बार ये कोट किया जाता था कि आपने देखा कि 16/17 फरवरी की रात में कितने AK-47 चली थी। इसका मतलब वो अभी भी यहाँ अल्बेनियंस के पास सारे असलहे, सारे कारतूस, सब कुछ अभी इनके पास है। जिस दिन ये फिर विरोध का स्वर खड़ा करेंगे यूएन के लिए या किसी और के लिए, अमेरिका के लिए तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि वो अमेरिकन्स को अपना गॉडफादर मानते थे, तो कि वो अमेरिकन्स आर्मी के ख़िलाफ़ या अमेरिकन जो वहाँ पर पुलिस है उसके ख़िलाफ़। खैर थोड़े दिन आगे 2-3-4 महीने बाद ये डिसाइड हुआ कि हाँ अब यहाँ पर यूएन का मिशन ख़त्म किया जाएगा, और फर्दर कोई भी यूएन के नए
डेलीगेशन किसी भी कंट्री से ना बुलाए जाएं। ये कम्युनिकेशन हो गया, ये हम लोगों की जानकारी में हो गया। लेकिन जो लोग हैं उनका टर्म पूरा किया जाए और और ये पूरा का पूरा वो सत्ता का हस्तांतरण यूरोपियन यूनियन को किया जाए। और वो जो मिशन है वहाँ पर कोसोवो में, उसका नाम यूलेक्स रखा गया कि यूरोपियन यूनियन करेगी, अमेरिका से उसके उनकी जो लाइजनिंग है वो अच्छी है, फिर वो जो चाहेंगे कराएंगे। क्योंकि यूएन से जो यूएन का चार्टर है उसको वायलेट करके, उसका अतिक्रमण करके अमेरिका कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी सब उसी के पार्ट हैं, उसी के चट्टे बट्टे हैं। इसी बीच में कोसोवो के से जो हमारा फिसलू था, फिसलू ने ये बताया कि यहाँ पर सबसे बुरी हालत जिप्सीज़ की है। ये हुआ, ये जिप्सीज़ क्या हैं? उनका साहब ये नोमेडिक यहाँ के ट्राइब हैं और ये सबसे ख़राब हालत में हैं। उन्होंने ये बताया कि साहब 99 में जब यूगोस्लाविया ने सर्बिया पर एक जनमत संग्रह कराया तो इन लोगों ने सर्बियंस के पक्ष में वोट दिया था। इन्होंने मिलोसेविक को वोट दिया था कि ये कोसोवो जो है वो सर्बिया का ही पार्ट रहे, इसको अलग न किया जाए। अल्बेनियन तब से इनसे रंजिश मानने लगे। फिर जब सर्बियंस अमेरिकन के दबाव में, अमेरिकन बॉम्बिंग में सर्बियन यहाँ से भाग गए तो अल्बेनियंस ने इनका उत्पीड़न शुरू किया। इनमें से जो थोड़े से अच्छे लोग थे जिन्होंने अपना घर बार बना लिया था, उन घरों को जलाया गया, उन्हें तोड़ा गया, इनके बच्चों और लड़कियों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया। मेरी इच्छा हुई कि मैं भी चल के इन जिप्सीज से बात करूं, क्या है। बहुत ज़्यादा फिसलू जो है उनकी हिस्ट्री नहीं बता पाया। फिर इसी बीच में मित्रोविचा के बॉर्डर पे कुछ समस्या आई। उधर से सर्बियन लोग बीच में एक दिन आए और बाज़ार में तोड़ फोड़ करके फायरिंग करके चले गए। सारी फोर्स इकट्ठा की गई। मैं चूँकि बॉर्डर एंड बाउंड्री पुलिस में था, हमारे भी पूरे सारी यूनिट को आदेश हुआ कि हम लोग मित्रोविचा चलें। मित्रोविचा में ये बताया गया कि यहाँ भी बहुत बड़ी तादाद जिप्सी की है, जिप्सी जिसको वहाँ रोमा भी कहते हैं। तो वहाँ गए, वहाँ 3-4 दिन सबको रुकना पड़ा और मैं फिर एक जिप्सी बस्ती में गया अपने लोगों के साथ। हमारे साथ एक बांग्लादेशी भी थे और एक अफ्रीकन नौजवान वहाँ का अफ्रीकन पुलिस ऑफिसर था। तो हम तीनों लोग वहाँ पर गए। वो जैसे हमारे यहाँ स्लम होता है, स्लम से भी बुरी हालत। एक वहाँ फैक्ट्री थी जिंक के प्रोडक्शन की या किसी दूसरे मेटल के प्रोडक्शन की, जिसका पानी जो उससे पानी फ्लुएंट जो निकलता था, उसी में उसके छोटे जो वहाँ के छोटे छोटे बच्चे थे वो नहा भी रहे थे। वो शरीर में तमाम विकृतियाँ थीं उनके। खैर उनका एक पक्का कंस्ट्रक्शन था, वहाँ गए और आपको ताज्जुब होगा जान के कि उनका नाम पुष्पा, उमा, इस तरह के बहुत ढेर सारे नाम के लड़कियां, और सुरेश और इस तरह के विष्णु, राम, इस तरह के उनके मेल के नाम थे। और बिल्कुल मतलब इतना अचंभित करने वाली बात थी कि ये फिर वहाँ लोगों ने बताया कि साहब हम लोग फिर उनके घर के भीतर गए, उन्होंने कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी बना के हम लोगों को दिया। हम लोगों ने कॉफ़ी पी। इसी बीच में डीवीडी में उनमें से किसी बच्चे ने राज कपूर की एक फ़िल्म कोई लगाई। और बात तो वो उनकी चूँकि लैंग्वेज रोमा जो जिप्सीज़ की लैंग्वेज थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, अल्बेनियन से भी और सर्बियन से भी वो डिफरेंट थी, तो वो कम्युनिकेट अच्छी तरह नहीं कर पा रहा था। लेकिन जितना मैं समझ पा रहा था, उसने कहा कि आप हमें इस तरह की सीडी मंगवा दीजिए, इंडियन फिल्म्स की सीडी हम लोग देखना चाहते हैं, जिसमें उसने शाहरुख खान का भी जिक्र किया। यंग लड़का था 17-18 साल का, बच्चियां थीं छोटी छोटी। उन्होंने दिलीप कुमार का जिक्र किया, उन्होंने राज कपूर का जिक्र किया और कहा कि साहब हमें फ़िल्मों की सीडी चाहिए। उनकी बातचीत से मैं ये समझ पाया कि मैंने भी मन में ठान लिया कि अब की बार मैं जब हिंदुस्तान जाऊंगा तो लौटते समय, सीडी बहुत सस्ती मिलती हैं, आप जानते हैं, 15-15, 10-10 रुपए की मिलती हैं, और कोई ऐसा वेट भी नहीं होता कि मैं उनको ले आऊँगा तो वेट की वजह से कोई दिक्कत होगी। अगर 10, 20, 25, 50 सीडी ले आऊँगा तो ये यहाँ पर अपना एंटरटेनमेंट कर लेंगे।
ये बहुत ही कौतूहल की बात थी। इंडियंस नेम वाले ये जो ट्राइब थे, और इनके पास खच्चर भी थे, घोड़े भी थे, लेकिन बहुत ही बुरी स्थिति में थे। तो ये लौट के हमने फिजलू से पूछा कि आखिर इनकी इतनी बुरी स्थिति क्यों है। तो पहला कारण तो उसने बताया कि साहब इन्होंने सर्बियंस की तरफ वोट किया था, इसलिए अल्बेनियंस इनसे चिढ़ते हैं। बाल्कन्स में तमाम देशों में ये रोमा रहते हैं और ये अपने संगीत के लिए विख्यात हैं। इनके जो ट्रूप्स हैं म्यूज़िक के, उनका कोई पैरेलल नहीं है। और पहले कोसोवो में भी जो पहला ट्रूप वहाँ का सॉन्ग्स का था, वो इन्हीं जिप्सीज़ का था। फिर ये बताया गया कि यहाँ पर करीब मित्रोविचा में 5000 इनकी आबादी है, और जो सेंसस 1991 में हुआ था सर्बिया में, उसमें करीबन 30,000 से 40,000 ये जिप्सी या जिनको रोमा कहते हैं वो हैं। बाद में इसमें किंवदंतियाँ वहाँ ये थी कि सिकंदर महान जब एशिया को लूट कर एशिया को पे विजय पाके जब सिकंदर लौट रहा था, तो इतना सामान था, इतना उसके पास धन था, इतना जेवर था, इतने हीरे जवाहरात थे कि उनको ले जाने के लिए एक पूरी फ़ौज उसे लोकल लोगों के साथ बनानी पड़ी। गधे और खच्चर और घोड़े जो बाल्कन्स में चल सकें, उन पर उनको इकट्ठा किया गया और परिवार के साथ ये वहाँ के लोग चले, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत से और वर्तमान के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान प्रांत तक आए, वहाँ से ये चले। और इसी में रास्ते में जाते जाते जब वो सिकंदर बगदाद के पास पहुँचा और मलेरिया से उसकी मृत्यु हो गई, तो ये इनका कोई इनका ये बेसहारा हो गए, जो जिनके ये लेके जा रहे थे, वहाँ के लोगों ने लूट लिया और इनके पास वापस जाने का कोई साधन नहीं बचा। तो ये अलग अलग जगह जान बचाकर अपने परिवार के साथ रहने लगे और धीरे धीरे करके ये वहाँ पर बस गए, लेकिन इनको किसी ने स्वीकार नहीं किया। और आज ये खाना बदोशों की तरह यूरोप के अलग अलग देशों में, आप समझ लें कि सर्बिया में ही अकेले 30 से 40 हज़ार ये जिप्सी हैं। सब रंग रूप से बिल्कुल भारतीय, काले बाल इनके, स्किन टोन्ड स्किन जिसको कहते हैं, और बातचीत में, और नाम इनके, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि नाम इनके उसी तरह घोड़े और खच्चर आज भी ये उसी से अपना काम करते हैं। और कोसोवो में तो ये बेचारे कहीं के नहीं रहे। सर्बियंस ये बताते हैं कि जब 99 के बाद जब अमेरिकन्स ने सर्बियन फ़ौज पे आक्रमण किया, कारपेट बॉम्बिंग की, तो ये सब भाग के सर्बिया जाने लगे। सर्बिया ने ये देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, 30-40 हज़ार वहाँ बहुत संख्या होती है। हिंदुस्तान की तरह नहीं है कि 30-40 हज़ार किसी शहर में 2-3 शहरों में एडजस्ट हो जाएंगे। उनकी आबादी ही 20-20 लाख, कोसोवो की आबादी भी हमारे ख्याल से 20 लाख या 25 लाख से अधिक नहीं है इस देश की। तो ऐसे में 30-40 हज़ार लोग बहुत होते हैं। 10-15 हज़ार जैसे ही भीतर घुसे, सर्बियन आर्मी ने इनको रोक दिया, इनको वापस जाने के लिए कहा। और फिर ये वापस आकर कुछ मित्रोविचा में और कुछ कोसोवो में आकर फिर से इन्होंने बसने की इच्छा जाहिर कराई, लेकिन अल्बेनियंस ने इनको शहर में नहीं घुसने दिया। शहर के बाहर जो सबसे गंदी जगह, जहाँ पर कोई रहना पसंद नहीं करता है, वहाँ पर ये रहने लगे। हालांकि यूएन के रिफ्यूजीज़ का जो हाई कमीशन है, उसने अपने आदमी भेज के इनका रजिस्ट्रेशन टाइप का कुछ कराया और सरकारों से मदद की, इनको अपील की, कुछ इनकी मदद भी की गई। लेकिन उस समय, यानी जिस समय मैं इनसे मिलने गया था 2008 में, उस समय भी ये वैसी बुरी हालत हमारी जो स्लम्स, असली स्लम कहे जाने वाले भारत में हैं, उनमें भी रहने वाले लोगों की नहीं है जितनी जिप्सीज़ की वहाँ पर है कोसोवो में। इसका फिर ये हुआ कि इनकी ओरिजिन कहाँ की है और इसकी ओरिजिन को ट्रेस किया जाए। और ओरिजिन को ट्रेस करने के लिए इसमें डीएनए टेस्टिंग और जो इसका जेनेटिक मैपिंग है, जेनेटिक क्रोम्स हैं, इन पर स्टडी शुरू की। और इसमें एक बहुत ही फेमस जो इसके विशेषज्ञ हैं, डीएनए और आरएनए के जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर जॉर्ज वैन ड्रीम,
इन्होंने इसकी एक स्टडी शुरू की कि आखिर इनकी ओरिजिन हम कैसे ट्रेस करेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस टीम में डॉक्टर लालजी सिंह जो वाइस चांसलर थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, वो भी शामिल थे। और फिर इन्होंने ये पाया कि ये सिंगल ओरिजिन की प्रजाति है, यानी और भारतीय ओरिजिन की है। वर्तमान में जहाँ पर ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का इलाका है, वहाँ के, और वो भी ओरिजिन इनकी साउथ इंडिया की निकली, कि जो जीनोम, जो जीन्स, जो अमीनो एसिड का जो जो कॉम्बिनेशन इनके डीएनए में है, वो बिल्कुल वही है जो भारतीयों का है। तो इस बात को, इतिहास के इस तथ्य पर बल मिलता है कि सिकंदर वापस आते समय इनको ज़बरदस्ती ले आया घोड़े खच्चरों पे अपना सारा लूटा हुआ माल लाद के। लेकिन इतिहासकार इससे इतर कुछ बात कहते हैं। इतिहासकार ये कहते हैं कि ये जो इनकी ओरिजिन है जीन्स की, वो सिकंदर के मरने के बहुत पहले की है। हालांकि मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ और इतिहास से मेरा कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैंने ये वहाँ जो जानकारी इकट्ठा की, फिर अपनी जानकारी के लिए, उस समय तो बहुत सीमित साधन थे जानकारी के लिए। गूगल पे भी बहुत कम मटेरियल उपलब्ध था। जहाँ कहीं से भी लोगों से पूछ के, अलग अलग साइट्स पे जाके जितनी बात पता की वो ये है। मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप भी गूगल पे जाएं और इसके बारे में पता करें। और इनकी जो पैथेटिक कंडीशन है, इनकी जो दुर्दशा है, आप यकीन करें, आप अगर इनके बीच में बैठेंगे, एहसास तो आपको यही होगा कि ये हमारे भारतीय हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे बांग्लादेशी हैं। इनके नाम से ये आपको एहसास होगा ये बिल्कुल हमारे अपने हैं। लेकिन इनकी दुर्दशा देख के आप ज़रूर, आपका हृदय वो क्रंदन करेगा, वो रोएगा, वो चिल्लाएगा कि ये भी आदमी हैं, लेकिन ये बेचारे कहीं के नहीं रह गए। कब आए, कैसे आए, किन परिस्थितियों में आए, क्यों आके यहाँ बस गए, ये इतिहासकारों का काम है, ये इतिहासविदों का काम है। लेकिन जो आज उनकी स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो रिफ्यूजीज़ का सेक्शन है, शरणार्थियों का जो सेक्शन है, उसके जो हाई कमीशन है, वो इनकी थोड़ी बहुत मदद कर रहा है। लेकिन कम से कम कोसोवो में न सर्बियंस इनकी कोई मदद कर पा रहे हैं और अल्बेनियंस इनको अपना दुश्मन मानते हैं। हमारे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद।